सो विल गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेशनरी वेव्स। अब नाम में है स्टेशनरी। स्टेशनरी मतलब जो मूव नहीं होता है उसको स्टेशनरी बोलते हो, और ऊपर से वेव्स है। सो देर आर सम टाइप्स ऑफ वेव्स विच रियली डू नॉट मूव इन स्पेस, उसको हम लोग स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स बोलते हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर दिस स्टेशनरी वेव्स और स्टैंडिंग वेव्स, एंड लेट अस सी हाउ दे आर फॉर्म्ड। स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव्स इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। थोड़ा सा सोचने का सिर्फ तरीका चेंज करना पड़ेगा आपको। इफ यू रिमेंबर द वे आई एम टेलिंग यू, इक्वेशन अपने आप डिराइव हो जाएंगे। रिमेंबर, हमने अब तक प्रोग्रेसिव वेव क्या होता है वो देखा था। इफ यू रिमेंबर, प्रोग्रेसिव वेव्स आर वेव्स व्हिच ट्रैवल कंटिन्यूअसली इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन। तब मैंने आपको कहा था कि इन अ गिवन मीडियम इन अ गिवन डायरेक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। सो द वेव्स वे आर ट्रैवलिंग कंटिन्यूअसली इन द सेम डायरेक्शन। तो जब कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में वेव मूव होता है तो उसको तुम बोलते हो प्रोग्रेसिव वेव। लेकिन स्टेशनरी वेव में ऐसा नहीं होता है। और अब बुक का लिखने का तरीका, बुक का डेफिनेशन, दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो पहले मैं आपको बुक में क्या लिखा है वो बता देता हूँ। सो दे विल टेल यू व्हेन टू आइडेंटिकल वेव्स, यहाँ पे आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव की बात हो रही है। व्हेन टू आइडेंटिकल प्रोग्रेसिव वेव्स ईदर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, बराबर, इंटरफेयर विथ ईच अदर। तो दो वेव्स है, दो आइडेंटिकल। जब तुम आइडेंटिकल बोलते हो इसका मतलब एम्पलीट्यूड सेम हो गया, पीरियड सेम हो गया, फ्रीक्वेंसी सेम है, बट दे आर ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन? अपोजिट डायरेक्शन। दे इंटरफेयर विथ ईच अदर, then the resultant wave formed due to superposition of waves is in the form of loops। तो loop बनते हुए दिखेंगे आपको। For example, I'll give you a simple example. Let us take an example of what you used to do in school। Maybe तुमने नहीं किया, हमने तो ऐसा बहुत किया। We used to take a rubber band, रबर, और एक एंड रबर का एक हाथ में, दूसरा we used to put it in our mouth and then pluck it। इसको ऐसा प्लग करते थे। प्लग करते थे तो क्या बनता था? यू यूज टू सी अ पैटर्न ऑफ समथिंग लाइक दिस, लूप्स। इसको बोलते हो स्टेशनरी वेव, स्टैंडिंग वेव्स। तो व्हेन टू, स्पेसिफिकली टू आइडेंटिकल वेव्स, आइडेंटिकल क्यों? क्योंकि दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड क्या है? सेम है। पीरियड क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है, राइट? दीज टू आइडेंटिकल वेव्स are traveling through the same medium but in opposite direction and these two waves interfere। तो ये एक वेव है जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, ये दूसरा वेव है जो नेगेटिव एक्स में आ रहा है। जब इन दोनों का इंटरफेरेंस होगा तो जो रिजल्टेंट वेव होता है ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, it is formed in the form of loops and such loops are called as stationary waves or standing waves। by the way, दो वेव है ही नहीं, there is only one wave। तुमको अगर चीजों को याद रखना है ना तो ऐसा याद रखना पड़ेगा, देयर आर नो टू वेव्स, देयर इज ओनली वन वेव। एक ही वेव था जो गया और वही रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। मतलब तुम्हारे इक्वेशन सिंपल हो गए। अगर तुम पहले वेव के लिए ए साइन ऑफ ओमेगा टी मतलब 2π/nt माइनस, यू रिमेंबर व्हाट इज द इक्वेशन फॉर प्रोग्रेसिव वेव? हाँ, ये गड़बड़ कर दी ना, गड़बड़ कर दी। जब 2π/nt बोला है तो ठीक है, 2π को बाहर रखता हूँ, 2π/nt माइनस एक्स बाय लैम्डा। अब ठीक है, नहीं तो 2π को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेकेंड टर्म के साथ। गुड। तो यू हैव दिस एज द फर्स्ट वेव व्हिच इज ट्रेवलिंग इन विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स। अब यही जब रिफ्लेक्ट होके आएगा तो ये सेकेंड वेव बन जाएगा। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा? 2π/nt प्लस एक्स बाय लैम्डा। इन दोनों का हो रहा है इंटरफेरेंस। गुड। तो यहाँ पे दो वेव नहीं है, देयर इज ओनली वन वेव। एक ही वेव है, वो रिफ्लेक्ट हो गया है, तो जो ओरिजिनल वेव था और जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका हो रहा है इंटरफेरेंस। ऐसा याद रखोगे तो इक्वेशन याद रखने की जरूरत ही नहीं है। यू जस्ट नीड वन इक्वेशन और दूसरे इक्वेशन में माइनस के जगह क्या लिख दोगे? प्लस। तो दो इक्वेशन बन गए। तो एनीवेज आई विल फर्स्ट फॉलो द डेफिनेशन ऑफ बुक्स। तो आपके नोट्स में, बुक में ऐसा लिखा होता है व्हेन टू आइडेंटिकल। आइडेंटिकल इसके लिए ही बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड सेम है और फ्रीक्वेंसी सेम है। So when two identical waves, of course progressive waves, traveling along the same path, same path मतलब same medium, so along the same path but in opposite direction, opposite direction
इंटरफियर, इंटरफियर मतलब सुपर पोजिशन होता है इनका, सो इंटरफियर देन ड्यू टू सुपर पोजिशन, the resultant wave formed is in the form of loops. Then due to superposition, the resultant wave formed is in the form of loops, which is known as stationary wave, or standing wave, stationary or standing wave. तो हम लोग इसका पहले मैथमेटिकल इक्वेशन डिराइव कर लेंगे स्टैंडिंग वेव का, स्टेशनरी वेव का, और हम लोग ये प्रूव भी करेंगे कि ये स्टेशनरी ही है। तो स्टेशनरी है वो मैथमेटिकली भी समझ में आता है कि वेदर दिस वेव इज स्टेशनरी और इट इज अ मूविंग वेव। सो लेट अस कंसीडर टू वेव्स। लेट अस से हैव द फर्स्ट वेव व्हिच इज y1 इक्वल्स टू a sin 2 pi nt minus x by lambda। और याद रखना, बिकॉज आई एम सेइंग कि ये जो वेव है इट इज प्रोपोगेटिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो जो पार्टिकल्स है मीडियम के दे विल वाइब्रेट इन y डायरेक्शन, इसलिए y लिखा है यहाँ पे, राइट। तो y1 इक्वल्स टू a sin 2 pi nt minus x by lambda, एंड द सेकेंड वेव विच इज रिफ्लेक्टेड वेव। तो एक वेव था जो पॉजिटिव x में जा रहा था, दूसरा वेव था नेगेटिव में आ रहा था, तो वो हो जाएगा a sin 2 pi nt प्लस x by lambda। अब जब इनका सुपरपोजिशन हुआ, so therefore the resultant wave due to superposition is, तो ऑसिलेशन चैप्टर में भी आपने देखा था कि जब दो SHM को, दो पार्टिकल के SHM को अगर आपको ऐड करना हो तो आप बोलते हो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज द सम ऑफ द टू डिस्प्लेसमेंट्स। तो यहाँ पे भी वही है, y इक्वल्स टू y1 प्लस y2, then y equals to y1 plus y2, तो you have y equals to y1 है a sin 2 pi nt minus x by lambda plus y2 है a sin 2 pi nt plus x by lambda। इसमें से a कॉमन निकाल लेते हैं, तो a कॉमन आ गया, तो you have sin of 2 pi nt minus x by lambda plus sin of 2 pi nt plus x by lambda। तो ये इसको मैं c मान लेता हूं और इसको मैं d मान लेता हूं, तो आई कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d, y इक्वल्स टू a sin c प्लस sin d। व्हाट इज sin c प्लस d का फॉर्मूला इफ यू रिमेंबर, 2 sin c प्लस d by 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d by 2। पक्का है ना? यूजिंग sin c प्लस sin d, पक्का एक बार वेरीफाई कर लो, क्योंकि एक स्टेप गलत हो गई, सब गलत हो गया। इज इट 2 sin c प्लस d by 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस d by 2, और इज इट 2 sin c माइनस d by 2 एंड cos c प्लस d by 2? 2 sin c प्लस d by 2 एंड cos ऑफ c माइनस d by 2। वैसे मैंने नोट्स में भी दिया है आपको, just for you to check, cross check, it is correct, this is the right formula। sin c plus sin d is 2 sin c plus d by 2 into cos of c minus d by 2। good, तो correct है। तो for us, हमारे लिए c क्या था? तो for us c is 2 pi nt minus x by lambda and d is 2 pi nt plus x by lambda। good, तो उसको आपको क्या क्या लगने वाला है? आपको c प्लस डी बाई 2 और c माइनस डी बाई 2 लगने वाला है, तो पहले फाइंड करके रख देते हैं। तो c प्लस डी बाई 2 विल बी 2 पाई nt माइनस x बाय लैम्डा प्लस 2 पाई nt प्लस x बाय लैम्डा। ये c हो गया, ये d हो गया, डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा आपको। यहाँ से 2 पाई कॉमन निकाल लो, 2 पाई कॉमन निकाल लिया तो यू हैव nt माइनस x बाय लैम्डा प्लस nt प्लस x बाय लैम्डा और डिवाइड बाय 2। तो you have 2 pi minus x by lambda plus x by lambda cancels out, तो you have 2 pi into 2 nt upon 2, तो 2 गया, तो you have 2 pi nt, 2 pi nt। Similarly
सिमिलरली यू कैन डू c माइनस डी बाई टू, तो c था 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा माइनस 2 पाई एन टी प्लस एक्स बाय लैम्डा बाई टू। 2 पाई कॉमन निकाल लेते हैं तो यू हैव एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा, ये माइनस एन टी और ये हो जाएगा माइनस एक्स बाय लैम्डा बाई टू। तो इस केस में एन टी और एन टी कैंसिल हो जाएगा, तो यू हैव 2 पाई माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्स बाय लैम्डा और बाय टू है, 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो यू हैव माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। तो देयरफॉर वो जो आपके पास इक्वेशन था y1 प्लस y2, y इक्वल्स टू a बाहर था उसको छोड़ मत देना, डू नॉट फॉरगेट दिस, वो a को साथ में रखना पड़ेगा आपको। देन यू हैव साइन c प्लस साइन d, तो साइन c वाज 2 पाई एन टी माइनस एक्स बाय लैम्डा एंड d वाज 2 पाई एन टी प्लस, इधर प्लस है, दैट इज प्लस हियर, एनीवेज तो वो प्लस आ गया, गुड। तो ये सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, व्हाट डू यू गेट, इट इज 2 साइन c प्लस डी बाई टू, और c प्लस डी बाई टू कितना आया तुम्हारा 2 पाई एन टी, तो 2 साइन 2 पाई एन टी इंटू कॉस c माइनस डी बाई टू, वो कितना आया तुम्हारा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, तो माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा ऐसा है। अब व्हाट आई विल डू इज, मैं ऐसा लिखता हूँ 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन टी, करेक्ट, यस। कुछ छूट गया क्या, छूट गया, माइनस साइन नहीं छूटा, क्यों नहीं छूटा, क्यों आपको पता होना चाहिए cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा, बिकॉज cos इज एन इवन फंक्शन, मैंने आपको बताया भी था। इवन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जिसमें तुम थीटा के यहाँ पे माइनस थीटा भी डाल दोगे तो वैल्यू सेम आएगी। ऑड फंक्शंस वो होते हैं जब तुम थीटा को माइनस थीटा लिखते हो तो वैल्यू माइनस बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, लेट अस से वी हैव अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू x, या फिर एक्स क्यूब ले लो बेटर। तो अगर मैं x की जगह पे माइनस एक्स डाल देता हूँ तो माइनस एक्स क्यूब बन गया वो, तो f ऑफ माइनस एक्स इज माइनस f ऑफ x। इफ आई हैव अ फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और अगर मैं माइनस लिखता हूँ तो माइनस x का क्यूब होता है माइनस एक्स क्यूब, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स हो गया माइनस f ऑफ x। ऐसे फंक्शंस को तुम ऑड फंक्शन बोलते हो, और साइन ये ऑड फंक्शन होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो साइन ऑफ माइनस 45 इज माइनस साइन 45 विच इज माइनस 1 बाय रूट 2, करेक्ट। और कॉस इवन होता है, इवन में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो इफ आई पुट माइनस एक्स तो इट इज माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब इट इज एक्स स्क्वायर, मतलब इट इज एफ ऑफ एक्स। तो तुम एक्स लिखो या माइनस एक्स लिखो, वैल्यू इज सेम, उसको बोलते हो इवन फंक्शन। और कॉस ये इवन फंक्शन होता है, इसका मतलब ये होता है कि कॉस ऑफ माइनस 45 इज कॉस 45, बराबर, गुड। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस साइन लिखा नहीं, बिकॉज सिंस कॉस इज एन इवन फंक्शन, राइट। नाउ यू हैव y इक्वल्स टू, इफ यू लुक केयरफुली, मैंने आपको पहले भी बोला था, नॉर्मली क्या होता है कि अगर मेरे पास दो वेव्स है और दोनों वेव्स का जो इक्वेशन है वो है एम्पलीट्यूड साइन ऑफ समथिंग, है ना, एम्पलीट्यूड साइन ऑफ सम एंगल, एम्पलीट्यूड साइन ऑफ सम एंगल। अब जब ये दो वेव्स एक साथ एक मीडियम में पहुंच गए तो ये दोनों वेव्स कंबाइन होके सुपर पोजिशन प्रिंसिपल से क्या बन जाएंगे, सिंगल वेव। तो जो नया वेव बना है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और जो दो इंटरफेयरिंग वेव्स है सुपर पोजिशन जिनका हो रहा है वो जो वेव्स है उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सेम होना चाहिए। इसका मतलब जो नया मैथमेटिकल फंक्शन तुम्हारे पास बना है, जो नया तुम्हारे पास इक्वेशन आया है, उसमें भी एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ समथिंग होना चाहिए, होना चाहिए, यस, साइन है, यस। तो ये पूरा का पूरा बन गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड आर। सो दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर साइन ऑफ 2 पाई एन टी। अब ये जो इक्वेशन है जिसमें r है 2a cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्डा, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। तो ये जो बना है इसको बोलते हो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव या फिर इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब इसको स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन बोल तो दिया, लेकिन ऐसा क्यों बोला, लुक। अब यहां से आगे चालू होगा मैथमेटिक्स, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हो गया, डेरिवेशन खत्म हो गया, अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। व्हेन आई टोल्ड यू प्रोग्रेसिव वेव्स आर वेव्स व्हिच travel continuously in a given medium in a given direction.
ये जो पहला वेव था, पहला फर्स्ट वेव हियर, ये पहला वेव, इज इट ट्रैवलिंग वेव? यस। इन विच डायरेक्शन? विच डायरेक्शन? पॉजिटिव एक्स। हाउ डू यू नो? हाँ, माइनस माइनस, यस, लेकिन साथ में एक्स है, तो एक्स इज इंपॉर्टेंट। तो जिस वेव में साइन के साथ माइनस एक्स लगा हुआ है, तो दैट मीन्स दैट वेव इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इट इज ट्रैवलिंग। और जहां पे प्लस एक्स है, इट इज ट्रैवलिंग बट इन विच डायरेक्शन? नेगेटिव। लुक एट द फाइनल एक्सप्रेशन, यू डोंट फाइंड एक्स हियर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, यू डू नॉट सी एक्स हियर। इसका मतलब ये जो वेव है ना, ये ट्रैवल नहीं कर रहा है, ये स्टेशनरी है, ये स्टैंडिंग है। साइन के अंदर तुमको एक्स देखने को नहीं मिल रहा है, वो तो तुमको कॉस में मिल रहा है। अब कॉस में एक्स होने का मतलब कुछ और बन जाता है यहाँ पे। सो इन दिस एक्सप्रेशन, द रिजल्टेंट इक्वेशन, you will see that the resultant equation do not have a x component here. इसका मतलब this wave is not traveling, क्योंकि अगर x होता तो x में ट्रैवल करता, y होता तो y में ट्रैवल करता, z होता तो z में ट्रैवल करता, यहाँ तो कुछ नहीं है। So it is a standing wave. So mathematical equation is telling you कि this wave is a standing wave, stationary wave है ये, बराबर? गुड। लेकिन फिर इसके साथ तुमको जो एम्पलीट्यूड मिला है ना r, इट इज ऑल्सो गिविंग यू सम इंफॉर्मेशन हियर। अब मैंने आपको बताया कि होता क्या है, मैं वापस डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो रिजिट सपोर्ट थे, और जानबूझ के मैं दो रिजिट सपोर्ट ले भी रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके तुमको इसके बहुत सारे केसेस डिस्कस करने हैं। ये एक स्ट्रिंग था, इसको दो रिजिट सपोर्ट में मैंने बांध दिया और मैंने प्लग कर दिया, खींचा और छोड़ दिया, तो एक वेव बना जो एक्स में गया, और वही वेव रिफ्लेक्ट होके वापस आ गया। और जो ये वेव था और ये जो दूसरा वेव है, इसका हो गया इंटरफेरेंस। आर दीज टू वेव्स अलोंग द सेम मीडियम, सेम पाथ? यस। आर दीज टू वेव्स ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन? यस, बराबर। ये बहुत सिंपल केस लिया है। सिर्फ ऐसा होता है क्या? सिर्फ ऐसा नहीं भी होता है। तो और क्या हो सकता है? और बहुत कुछ हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, what else can happen is this: you may have a wave which has two loops. It goes towards positive x-axis and comes back reflected towards negative x-axis. You may have a two loop, right? राइट? और क्या हो सकता है? और भी कुछ हो सकता है। तीन लूप भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं। ये हमको डिस्कस करना ही है डिटेल में। फिलहाल सिर्फ बेसिक, वी आर जस्ट मेकिंग द बेसिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव। ऐसा भी हो सकता है, ये वेव गया, यही वेव रिफ्लेक्ट होके आया, यू गेट थ्री लूप्स। इसलिए जो डेफिनेशन लिखा मैंने वहां पे, मैंने जानबूझ के बोला when two identical waves traveling along the same path, same medium, right, but in opposite direction interfere। तो जब वो दो वेव्स एक ही टाइम एक ही मीडियम में पहुंच गए, ड्यू टू सुपरपोजिशन द रिजल्टेंट वेव फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ लूप्स। तो डू यू सी लूप्स? यस। तो ये स्टेशनरी वेव में आपको हमेशा लूप देखने के लिए मिलेंगे। यू विल सी ऑलवेज लूप लाइक स्ट्रक्चर। पक्का पक्का? श्योर श्योर। तो फटाफट से मैं सिर्फ स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ हमारे पास। इसलिए बोलता हूँ दो वेव है, ऐसा इमेजिन करना नहीं। क्यों नहीं करना? कंफ्यूजन होगा। इससे पहले भी हम लोगों ने सुपरपोजिशन का जनरल इक्वेशन डिराइव किया था लास्ट लेक्चर में। मैंने तभी बोला था कि एक जनरल इक्वेशन आएगा, एक स्टेशनरी वेव का आएगा, फिर एक बीट फॉर्मेशन का आएगा, फिर एक वेव ऑप्टिक्स में आएगा। अब ये चार दे आर सो सिमिलर कि कंफ्यूजन होता ही है। सो डू नॉट गो इनटू रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, रिमेंबर द बेसिक थिंग्स। जनरल फॉर्मूला ऑफ सुपरपोजिशन, जनरल फॉर्मूला जो लास्ट लेक्चर में कवर किया था। व्हाट वाज सेम, व्हाट वाज नॉट सेम? फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड वाज सेम, एम्पलीट्यूड वाज नॉट सेम, बराबर? पक्का? श्योर। एंड देयर वर टू डिफरेंट वेव्स, रिमेंबर, both were traveling along the same direction, राइट? एक को तुमने बोला था a1 sin ओमेगा t, एक को बोला तुमने a2 sin ओमेगा t प्लस डेल्टा, राइट? अब इसमें दो वेव्स है, यस, लेकिन स्टेशनरी वेव को दो वेव्स याद ही मत रखना, बोलना एक ही वेव है, वही गया वही रिफ्लेक्ट होके आया। मतलब तुम्हारा कंफ्यूजन खत्म हो गया। अगर वही गया वही आया तो फ्रीक्वेंसी कहाँ से चेंज होने वाला है? एम्पलीट्यूड कहाँ से चेंज होने वाला है? इट इज द सेम वेव व्हिच गोज एंड व्हिच कम्स बैक। तो एम्पलीट्यूड्स आर सेम, फ्रीक्वेंसी इज सेम, ओनली डिफरेंस इज द डायरेक्शन। वन इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव व्हाइल द अदर इज ट्रैवलिंग टुवर्ड्स नेगेटिव। तो दैट्स हाउ यू मेक ट्रिक्स टू रिमेंबर। और ये फॉर्मूलाज बाद में काम में आते हैं।
एंड देन यू अप्लाई बेसिक, ये सुपरपोजिशन में दो वेव्स मर्ज होकर सिंगल बन जाते हैं, तो रिजल्टेंट वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल बी y1 प्लस y2। तो आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला मिल गया जिसमें आपको साइन सी प्लस साइन डी अप्लाई करना है। यू अप्लाई साइन सी प्लस साइन डी, सिंप्लीफाई, यू गेट अ इक्वेशन विच इज r sin of 2 pi nt, where r is the resultant amplitude, 2a cos of 2 pi x by lambda। और इस वेव को हम लोग स्टेशनरी वेव या स्टैंडिंग वेव बोलते हैं क्योंकि इसके इक्वेशन में x नहीं है, और जिस इक्वेशन में x y z नहीं दिखे साइन के अंदर, मतलब दैट इज नॉट अ मूविंग वेव, दैट इज अ स्टेशनरी वेव। और इस पे तुमको फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में एक्सपेरिमेंट है। यू टेक अ वाटर कॉलम, एयर में से भी लॉन्गिट्यूडनल वेव पास होता है, वाटर में से भी पास होता है। तो तुम एक वाटर कॉलम लेते हो, उसके नीचे अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा यू नो सोनिक, सबसोनिक, सुपरसोनिक, पता है ना, हमारा ह्यूमन ऑडिबल रेंज है 20 से 20,000 हर्ट्ज तक का। उससे कम फ्रीक्वेंसीज को तुम बोलते हो सबसोनिक, राइट, और उसके ऊपर को सुपरसोनिक या फिर अल्ट्रासोनिक। तो तुम एक वाटर कॉलम लोगे और उसमें से तुम साउंड वेव पास करोगे विच आर मोर देन 20,000 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी। फिर वही वेव जाएगा, देखो होता है कॉलम है, उसके नीचे, कॉलम के नीचे एक वाइब्रेटर होता है जो साउंड वेव जनरेट करता है, क्योंकि साउंड वेव्स आर बेसिकली वाइब्रेशंस। और वो ये वेव गया और फिर यही वेव रिफ्लेक्ट होके आया, तो वही तो बन गया ना, गया और आया। तो वहां पे यू विल फाइंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव, और जब स्टेशनरी वेव बनते हैं उसको एक नाम है रेजोनेंस। दिस कंडीशन व्हेन स्टेशनरी वेव्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। और ये एक्सपेरिमेंट तुम कॉलेज में भी करते हो सोनोमीटर के साथ, फिर इफ यू हैव सीन दैट, नहीं तो मैं बता दूंगा। तो याद रखना, जब भी स्टेशनरी वेव बने दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस। नाउ अब सिर्फ इतना नहीं है, देयर आर फ्यू मोर थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इस वेव्स में, स्टेशनरी वेव में कुछ ऐसे पॉइंट्स है, जैसे ये पॉइंट हो गया, जैसे ये पॉइंट हो गया, जैसे ये पॉइंट हो गया, जैसे ये पॉइंट हो गया। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज 4 पॉइंट्स? पार्टिकल्स आर नॉट मूविंग, मतलब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, जो पार्टिकल है उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। प्रोग्रेसिव वे में हर एक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ, पार्टिकल मेन पोजीशन पे होता है एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, अगले इंस्टेंट पे वो अपने मीन पे नहीं होगा प्रोग्रेसिव वे में। लेकिन स्टेशनरी वे में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जहाँ के पार्टिकल कभी डिस्प्लेस हुए ही नहीं, उसको बोलते हो नोड्स, नोडल पॉइंट्स। These are called as nodes, right? अब इसको याद कैसे रखते हैं? नो डिस्प्लेसमेंट, नो डिस्प्लेसमेंट नोड्स। सो द पॉइंट्स ऑफ द मीडियम जिनका कभी डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, दोज आर कॉल्ड एज नोड्स। याद रखना, आगे जाके तुमको स्टेशनरी वेव और प्रोग्रेसिव वेव को कंपेयर करना है। प्रोग्रेसिव वेव में तुमने एक प्रॉपर्टी में लिखा था, ऐसा लिखा था तुमने कि नो पार्टिकल ऑफ द मीडियम रिमेन्स परमानेंटली एट रेस्ट, they come to rest only momentarily when they are at their extreme positions। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे the points which are at nodes they are permanently at rest, they do not move at all। फिर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जिनका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, ये नोड्स का एंटी है, इसलिए इसको बोलते हो एंटी नोड्स। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नोड्स। सो दीज आर कॉल्ड एज एंटी नोड्स, क्योंकि ये नोड्स के उल्टे हैं। नोड्स नो डिस्प्लेसमेंट और एंटी नोड्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड्स। बराबर? गुड, श्योर श्योर, 100%। अब आपको नोड्स और एंटी नोड्स के कंडीशंस फाइंड करने हैं। कंडीशंस फाइंड करने का मतलब होता है कि नोड्स और एंटी नोड्स कहाँ बनेंगे, वो लोकेशंस फाइंड करने हैं। तो वी स्टार्ट बाय फाइंडिंग एंटी नोड्स, यू कैन स्टार्ट बाय फाइंडिंग नोड्स आल्सो। तो पहले हम लोग कंडीशंस फॉर एंटी नोड्स देख लेते हैं। विल जस्ट फाइंड आउट व्हाट आर मैथमेटिकल कंडीशंस फॉर एंटी नोड्स। तो कंडीशंस फॉर एंटी नोड्स, आप ऐसा कुछ नहीं है कि आपको पहले एंटी नोड्स ही फाइंड करने हैं, डजंट मैटर रियली। तो एंटी नोड्स, अब फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वाज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, व्हाट वाज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? R equals to 2a cos of
2 पाई x बाय लैम्डा। बाय द वे ये जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ना उसमें तुमको x दिख रहा है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज पीरियोडिक इन स्पेस। पीरियोडिक इन स्पेस, पीरियोडिक इन स्पेस का मतलब, पहली बात तो पीरियोडिक मतलब क्या होता है? समथिंग विच रिपीट्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज पीरियोडिक। इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम नहीं, anything which repeats itself is called as periodic. Now there are things which repeat themselves after equal intervals of time, वो होते periodic in time। जैसे sin cos functions they are periodic in time, क्योंकि हर बार same time के बाद you will see the same, right? Correct? जैसे SHM is a periodic motion because after same interval of time you will see the particle is there again, right? लेकिन ऐसे भी चीजें होती है जो खुद को सेम डिस्टेंस के बाद रिपीट करती है, उसको बोलते हो पीरियोडिक इन स्पेस। डू यू सी एंटीनोड से अगला एंटीनोड, फिर अगला एंटीनोड, फिर अगला एंटीनोड, फिर अगला एंटीनोड, फिर अगला एंटीनोड, ये हमेशा सेम डिस्टेंस के बाद आने वाला है, राइट? तो यहाँ पे दिख भी रहा है, यू सी दैट इट एम्पलीट्यूड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, मतलब एम्पलीट्यूड इज पीरियोडिक इन स्पेस। सो आफ्टर equal distance you will always find antinode, or similar for node also, node to node to node to node to node, अगला node, सब distances will be same। अब हमको फाइंड करना था कंडीशन फॉर एंटी नोड्स। वैसे तो आइडियली स्पीकिंग मैं तुमको बता दूंगा कहाँ बनने वाला है एंटी नोड। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर डेरिवेशन करेंगे। लेट्स से आई हैव अ रिजिड सपोर्ट और एक रस्सी है, और फिर हमको एक वेव को यहाँ पे भेजना है। वेव जाएगा वही रिफ्लेक्ट होके आएगा, तो द वेव विच इज गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस वही रिफ्लेक्ट होके आया टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस, और क्या बन गया? स्टेशनरी वेव। तुमको क्या लोकेट करना है? एंटीनोड। एनी गेस एंटीनोड कहाँ बनेगा? एक्सट्रीम मतलब यहाँ पे कहाँ बनेगा? एनी रफ आइडिया, एंटीनोड कहाँ बनेगा? नोड कहाँ बनेगा? तुमको याद है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स नाम का एक टॉपिक मैंने सिखाया था। मैंने आपको बोला था कि ये सिर्फ तुम्हारे बेसिक आइडिया के लिए होता है। तब तुमको बोला था कि जब एक स्ट्रिंग हो और एक रिजिड सपोर्ट हो तो दैट इज डेंसर मीडियम, दिस इज रेयर मीडियम। डू यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब वेव रेयर टू डेंसर जा रहा हो और डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होकर आ रहा हो, क्रेस्ट का क्या बनता है? ट्रफ, राइट? क्रेस्ट का क्या बन जाता है? ट्रफ। मतलब फेस चेंज कितना हो गया? पाई। इसका मतलब अगर रिमेंबर, अगर वेव ऐसा गया, राइट, तो इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस, इमेजिन ऐसा है, अगर ट्रफ गया तो कौन आएगा? क्रेस्ट। ट्रफ गया तो कौन आएगा? क्रेस्ट। ट्रफ गया तो कौन आएगा? क्रेस्ट। मतलब यहाँ पे नोड बनने वाला है, तो जिस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होता है वहां पे नोड बनता है। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड नो, राइट? एंटी नोड कहाँ बनेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी नोड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। वेरी गुड। मैं रस्सी को पकड़ के खड़ा रह गया 1 आवर, 1 डे, 1 ईयर, वेव जाएगा क्या? नहीं। वेव मतलब डिस्टरबेंस, मतलब मेरे को उस रस्सी को पहले डिस्प्लेस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डिस्प्लेस। तो तुम वेव को कहाँ से भेज रहे हो? यहाँ से, राइट? तो जहाँ से वेव स्टार्ट हुआ वहाँ एंटी नोड बनता है, क्योंकि जब तक तुम स्ट्रिंग को ऊपर ही नहीं लेके गए तो वेव कैसे गया? डिस्टरबेंस को भेजने के लिए तुमने स्ट्रिंग को पहले ऊपर लिया। ऊपर लेना मतलब डिस्प्लेस करना, और नोड्स का तो डिस्प्लेसमेंट होता नहीं है, तो ये कौन है फिर? एंटी नोड, राइट? और रिमेंबर, जहां से वेव स्टार्ट हुआ ना, ओरिजिन वहीं सेट करते हैं। तो x = 0 पे पहला एंटी नोड बनना चाहिए, बनेगा ही, मैथमेटिकली भी प्रूव करेंगे, राइट? तो ये थोड़ा लॉजिक ध्यान रखना थोड़ा सा। आप बोलोगे फिर इधर तो मैंने डायग्राम अलग दिखाया। हाँ दिखाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग को बीच में प्लग किया, तो एंटी नोड बीच में बनना चाहिए था। तुमने इस केस में स्ट्रिंग को लेफ्ट साइड में प्लग किया ऊपर, राइट? तो यहाँ पे वेव यहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
तो यहाँ से वेव स्टार्ट होगा तो एंटी नोड यहाँ बनेगा। लेकिन जब मैंने रस्सी को दो सपोर्ट में बांध के रख दिया था तो मैंने स्ट्रिंग को प्लग कहाँ किया, बीच में, तो एंटी नोड कहाँ बनेगा, बीच में। सही है, बराबर है। तो लेट अस प्रूव कि ऐसा सच में होता है। अब बताओ एंटी नोड, एंटी नोड मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेस मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो एंटी नोड मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड कौन है, आर, वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस पे। तो आर मैक्सिमम होने के लिए कौन मैक्सिमम होना चाहिए, कॉस। सो देयरफॉर आर विल बी मैक्सिमम, R will be maximum if cos of 2 pi x by lambda is maximum. You know cos of 2 pi x by lambda, cos की वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, +-1। ये तुम माइनस वाला ना दिमाग में फिट कर लो आप। -1 इज नॉट मिनिमम वैल्यू, इट इज मैक्सिमम ऑन द अदर साइड। क्योंकि अब तक तुमने ऐसा ही सीखा होगा कि साइन की वैल्यू कॉस की वैल्यू मिनिमम 0 होती है, नहीं -1 होती है, और मैक्सिमम कितनी होती है, +1। ऐसा कुछ नहीं होता है। +1 इज द मैक्सिमम टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड एंड -1 इज टू द नेगेटिव साइड, तो +-1। अब मुझे बताओ कि कॉस की वैल्यू +-1 कब कब हो सकती है। cos 0 is 1, then cos pi -1, cos 2 pi +1, cos 3 pi -1, cos 4 pi +1, cos 5 pi -1। तो हर बार इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे यू हैव +1 एंड ऑड मल्टीपल पे यू हैव -1। लास्ट बट वन बेंच, लक्ष असू द्या, शिकाल तर टिकाल, नहीं तो घरी बसाल। तो तुम ध्यान नहीं दोगे तो आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू आउट विथ एनीथिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो ये आ जाएगा 0 पे या फिर पाई पे या फिर 2 पाई पे या फिर 3 पाई पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा सो ऑन सो फोर्थ। इसका मतलब आई कैन सिंपली राइट डाउन cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल टू cos ऑफ n पाई, वेयर n is 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ आई पुट n इक्वल टू 0, मैं नाम चेंज करने वाला हूँ उसका, आई विल चेंज n टू p। बताता हूँ क्यों, रीजन है। इफ आई पुट n इक्वल टू 0, यू हैव cos 0 is 1। If you put n equals to 1, you have cos pi, which is -1. If I put n equal to 2, cos of 2 pi, it is +1. If I put n equal to 3, cos of 3 pi -1। तो आ रहा है क्या, -1 +1 -1 चल रहा है ऐसा, गुड। अब n नहीं लिखेंगे, p लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि n हम लोग फ्रीक्वेंसी के लिए यूज कर रहे हैं, भूल गए क्या फ्रीक्वेंसी। तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, वो इट इज जस्ट अ होल नंबर, 0, 1, 2, 3, 4 एंड ऑनवर्ड्स, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दैट यू हैव 2 पाई x बाय लैम्डा इक्वल्स टू p पाई। इसका मतलब पाई पाई बाय बाय, सो यू हैव x इक्वल्स टू p लैम्डा बाय 2। सो दीज आर द पोजीशंस, ऑल द पोजीशंस वेयर एंटीनोड्स आर formed। So these are the positions of antinodes। तो यहाँ पे एंटीनोड्स बनने वाले हैं। तो P की पहली वैल्यू कितनी थी, 0। तो इफ आई पुट 0, यू गेट x इक्वल्स टू 0। मैंने तो वही बोला, जहां से वेव स्टार्ट होता है x इक्वल्स टू 0, वहां पे एंटीनोड बनता है, अब भी बताया था मैंने। तो जहां से वेव स्टार्ट होगा, क्योंकि जब तक तुम स्ट्रिंग को डिस्प्लेस करोगे नहीं, मतलब एंटीनोड बनाओगे नहीं, तब तक तो डिस्टर्बेंस जाएगा ही नहीं। तो जहां से वेव स्टार्ट हुआ वहां पे हमेशा क्या बनता है, एंटीनोड। क्या बनता है, एंटीनोड। तो x इक्वल्स टू 0, इफ आई पुट p इक्वल टू 1, यू गेट लैम्डा बाय 2। इफ आई पुट p इक्वल टू 2, यू गेट 2 लैम्डा बाय 2, दैट इज लैम्डा। इफ आई पुट p इक्वल टू 3, यू गेट 3 लैम्डा बाय 2, 2 लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 2 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सारे पोजीशंस है जहां पे क्या बनने वाला है, antinodes। So antinodes are formed at 0, lambda by 2, then you have lambda, then you have 3 lambda by 2, then you have 2 lambda, 5 lambda by 2। इससे तुमको एक important property समझ में आ गई, that the distance between two successive antinodes is lambda by 2।
ये सब हम बेस बना रहे हैं आने वाले टॉपिक के लिए। तो आगे जाके एक टॉपिक है मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। वैसे मैंने ये जो डायग्राम ड्रॉ किया ये स्ट्रेच स्ट्रिंग के ही मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है। इसको फंडामेंटल मोड बोलते हैं, इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, इसको सेकंड हार्मोनिक बोलते हैं, बताता हूँ बाद में मैं आपको ये सब। नाउ सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट कंडीशंस फॉर नोड्स। तो नोड्स के लिए कंडीशन मिल जाएंगे आपको इजीली। कंडीशन फॉर नोड्स, फॉर नोड डिस्प्लेसमेंट्स। तो जैसे तुमने बोला कि वी नो दैट, यू नो व्हाट डू यू नो दैट द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आर इज 2a cos ऑफ 2 pi x by lambda, मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड डिपेंड्स ऑन cos। तो r मिनिमम होने के लिए cos की वैल्यू भी मिनिमम होनी चाहिए। सो देयरफॉर फॉर r टू बी मिनिमम cos of 2 pi x by lambda should also be minimum, must be minimum. What is minimum value of cos? -1 ki 0, 0, 0, 0, it is not -1. So therefore cos of 2 pi x by lambda equals to 0. cos के लिए 0 कब कब होती है? pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, etc., etc. 3 pi by 2, 5 pi by 2, 7 pi by 2, so on so forth. और डिफिकल्ट नहीं है ये, ट्रिग्नोमेट्री इज नॉट डिफिकल्ट, इट इज द वे यू ट्राई टू रिमेम्बर। पहला फॉल्ट है तुम याद क्यों रखते हो यार? किसने बोला याद रखने के लिए? बोला है तो डिलीट करो उसको। डू यू रिमेम्बर मैंने आपको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री बताया था, मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दो ही है, साइन एंड कोसाइन, फंडामेंटल फंक्शंस। और मैंने आपको बोला था कि वो ट्राइंगल से नहीं आते, वो सर्कल से आते हैं। और लास्ट थिंग दैट आई टोल्ड यू, बाय डेफिनेशन x इक्वल्स टू cos थीटा, y इक्वल्स टू sin थीटा। बस इतना याद रखना। जब तुम बोलते हो एंगल 0 है, मतलब पॉइंट x एक्सिस पे है, x एक्सिस पे पॉइंट है, तो x की वैल्यू 0 तो cos की वैल्यू 0, तो cos 0 इज 0, है ना? हाँ, भूल गए, cos 0 इज 1, sin इज 0, क्योंकि y वॉज sin थीटा। x एक्सिस पे y वैल्यू 0 होती है, x एक्सिस पे हर एक पॉइंट के लिए y की वैल्यू क्या है? 0। y 0 मतलब sin की वैल्यू 0, तो sin 0 इज 0। अब जब मैं पाई बाय टू से घुमाता हूँ, पाई बाय टू, तो पॉइंट इज ऑन विच एक्सिस? y एक्सिस। y एक्सिस, रिमेंबर y एक्सिस, तो x इज 0 और x कौन था? cos, तो cos ऑफ पाई बाय टू 0। अब इमेजिन मैंने और पाई से घुमा दिया, तो पाई बाय टू प्लस पाई, 3 पाई बाय 2, वापस पॉइंट कहाँ है? y एक्सिस, लेकिन नेगेटिव साइड पे है, तो x की वैल्यू क्या है, मतलब cos की वैल्यू क्या है? 0। मैं वापस आ गया ऊपर, कितना? 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, क्योंकि एक चक्कर 2 पाई, उसके बाद पाई बाय 2, 2 पाई और पाई बाय 2 इज 5 पाई बाय 2। आई एम अगेन ऑन द y एक्सिस, पॉजिटिव साइड, राइट? x इज 0, मतलब cos 5 पाई बाय 2 इज 0। देन यू गो अगेन डाउन, 7 पाई बाय 2 बराबर अगेन 0, तो ये सारे वैल्यू 0 ही है, हेंस वेरीफाइड 0 है, 0 है। अब लिखोगे कैसे? सिर्फ वो देख लो, हाउ टू पुट दिस इन अ कॉम्पैक्ट फॉर्म। तो यू कैन जस्ट राइट डाउन दिस एज cos ऑफ 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 पाई बाय 2। n को मैं p लिखूंगा फॉर द सेम रीजन, बिकॉज n इज रिजर्व फॉर फ्रीक्वेंसी। p की वैल्यू तुम सब्स्टिट्यूट करके देख लो। इफ यू पुट p इक्वल्स टू 0, पुट 0, क्या आया? पाई बाय 2। इफ यू पुट p इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 1, 2 प्लस 1 कितना? 3 पाई बाय 2। इफ यू पुट 2, 2 इंटू 2, 4, 4 प्लस 1, 5, 5 पाई बाय 2, एंड सो ऑन सो फोर्थ। cos cos गया, तो you will have, what you will have is 2 by x by lambda equals to 2p plus 1 pi by 2, pi by 2, by 2 भूल जाते, लिखना भूलना मत, ये हो गया कैंसिल। ओके, करेक्ट, बराबर। तुमको x चाहिए था, x इज डिस्टेंस,
तो x इक्वल्स टू 2p प्लस 1 लैम्डा बाई 4, लैम्डा वहां गया 2, यहाँ पे आ गया लैम्डा बाई 4. सो दिस आर द पोजिशंस ऑफ नोड्स, these are the positions of nodes, no displacement points. तो therefore कहाँ कहाँ नोड्स बनेंगे? therefore nodes are formed at x इक्वल्स टू, पुट p की वैल्यू 0, क्योंकि यहाँ पे जो p है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है वापस. इफ आई पुट p इक्वल्स टू 0, क्या मिला पहला वैल्यू? लैम्डा बाई 4. इफ आई पुट p इक्वल्स टू 0 आई गेट लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4. देन इफ आई पुट p इक्वल्स टू 1, 3 लैम्डा बाई 4. इफ आई पुट p इक्वल्स टू 2, 5 लैम्डा बाई 4, देन 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. बराबर, करेक्ट. वैसे जरूरत नहीं थी, बताता हूँ क्यों. अगर तुम नोटिस कर रहे हो, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. साइंस में ना, साइंस में ऑफ कोर्स जब तुम पढ़ के चीज़ों को समझते हो ना, एक बार तुमको फिजिक्स समझने में आने लग गया, एंड इफ यू आर एबल टू इमेजिन थिंग्स, योर लाइफ विल नेवर बी द सेम अगेन, क्योंकि तुम हर जगह पे वैसा ही कुछ ढूंढोगे. और वैसा ही होता है. क्रैश के बाद कौन आता है? ट्रफ. ट्रफ के बाद कौन आता है? क्रैश. क्रैश के बाद कौन आता है? ट्रफ. ट्रफ के बाद कौन आता है? क्रैश. कंप्रेशन के बाद क्या आता है? रेयरफैक्शन. रेयरफैक्शन के बाद क्या आता है? कंप्रेशन. वापस क्या आता है? रेयरफैक्शन. क्या आता है? राइट. एंड इफ यू नोटिस, दो क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है लैम्डा. दो क्रेस्ट का डिस्टेंस होता है लैम्डा. प्रोग्रेसिव वेव की बात करो, स्टेशनरी की नहीं. वन क्रेस्ट टू नेक्स्ट क्रेस्ट इज लैम्डा. ट्रफ इज राइट एट द सेंटर, तो इसलिए क्रेस्ट और ट्रफ का डिस्टेंस था लैम्डा बाई 2. बराबर. तो दो सक्सेसिव क्रेस्ट का डिस्टेंस था, सक्सेसिव क्रेस्ट का डिस्टेंस था लैम्डा. तो ट्रफ कहाँ है? सेंटर पे. अब इसको रिलेट करो, जैसे क्रेस्ट ट्रफ अल्टरनेट है, कंप्रेशन रेयरफैक्शन अल्टरनेट है, नोड एंटी नोड भी अल्टरनेट है. तो यू हैव अ नोड, यू हैव एंटी नोड, यू हैव नोड, यू हैव एंटी नोड, यू हैव नोड, यू हैव एंटी नोड. और अभी अभी हमने जब एंटी नोड फाइंड किया था, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड, पहले दो वैल्यू ने तुमको बहुत कुछ बता दिया. तुमको ये पहले दो वैल्यू बता रहे हैं कि पहला एंटी नोड 0 पे है, दूसरा कहाँ है? लैम्डा बाई 2. तो दो एंटी नोड के बीच में कौन आएगा? नोड. और राइट एट द मिड पॉइंट, व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ 0 एंड लैम्डा बाई 2? इट इज लैम्डा बाई 4. तो तुम्हारा पहला नोड लैम्डा बाई 4 पे आना ही चाहिए था, जो आ गया. उसके बाद दूसरे और तीसरे में, दैट इज 1/2 इज 0.5 एंड दिस इज 1. 0.5 और 1 का सेंट्रल वैल्यू होता है 0.75. व्हाट इज 0.75? 3/4. 3/4 आना चाहिए था, आ गया. गुड. देन दिस इज 1, दिस इज 3/2. 3/2 इज 1.5. 1 और 1.5 का मिड पॉइंट होता है 1.25. 1.25 इज 5/4. 5/4 आ गया. राइट. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक थिंग सिंपल. तो दो नोड्स के बीच में एक एंटी नोड होता ही है, या फिर दो एंटी नोड के बीच में नोड होता ही है. तो अगर आपने पहला कंडीशन अगर एंटी नोड का डिराइव किया था, तो आपको ये पता था अब एंटी नोड्स बन कहाँ रहे हैं. एंटी नोड्स बन रहे हैं 0 पे, फिर बन रहा है लैम्डा बाई 2 पे, एंड देन इट इज फॉर्म्ड एट, लेट अस से लैम्डा. देन यू हैव एट 3 लैम्डा बाई 2, देन ऑफ कोर्स यू हैव एट 2 लैम्डा. इसका जो मिड पॉइंट है ना, वो सारे मिड पॉइंट्स नोड्स वाले हैं. तो इन दोनों का मिड पॉइंट होता है लैम्डा बाई 4, इसका होता है 3 लैम्डा बाई 4, इसका होता है 5 लैम्डा बाई 4, इसका होता है 7 लैम्डा बाई 4 एंड सो ऑन सो फोर्थ. बराबर. गुड. पक्का. राइट. इसके बाद से याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. याद रखना ही नहीं है, तुमको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है. सपोज आ गया है बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन, आई नो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट, लेकिन बोर्ड तो लिखने ही पड़ते हैं. आ गया क्वेश्चन, राइट नोट ऑन स्टेशनरी वेव. ये पहले तो बता दो, स्टेशनरी वेव ये दो आइडेंटिकल वेव जो सेम मीडियम से पास हो रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, इन दोनों का सुपरपोजिशन हो गया. सुपरपोजिशन होने की वजह से लूप बन गए, लूप को बोल दिया स्टेशनरी वेव. खत्म. लेट y1 इक्वल टू y2 इक्वल टू, स्टार्ट योर मैथमेटिक्स हियर. यू हैव अ फाइनल इक्वेशन फॉर रिजल्टेंट वेव, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड. उसके बाद क्या क्या बना? देयर आर सम पॉइंट ऑफ द मीडियम which are permanently at rest are called as nodes, no displacement. There are some points of the medium जिनका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है, उसको तुम बोलते हो एंटी नोड्स. देन यू स्टार्ट विद कंडीशन फॉर नोड्स और एंटी नोड्स विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू. तो फाइंड करो एंड डन. बराबर. करेक्ट. अब अगर तुमको ये पता है तो तुमको प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव लिखने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं आने वाली है.
तो नेक्स्ट टॉपिक वुड बी प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। फिर हमको प्रोग्रेसिव और स्टेशनरी वेव को कंपेयर भी करना है। तो पहले हमने प्रोग्रेसिव वेव के प्रॉपर्टी देखे थे इसी चैप्टर के स्टार्ट में। रिमेंबर सम 10-12 प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, राइट। वैसे अब स्टेशनरी वेव के भी प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। सो लेट अस लुक एट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। पहला प्रॉपर्टी उसका डेफिनेशन ही होता है। तो पहला प्रॉपर्टी तो वही है, when two identical waves traveling through the same medium but in opposite direction interfere, then the resultant wave formed is in the form of loops, right? तो पहला तो वही है। So when two identical waves traveling through same medium, मतलब along same path but in opposite direction interfere, then the resultant wave formed is in the form of loops, and that is stationary wave। ठीक है, हो गया। Then what? When stationary wave is formed, there are points of the medium for which there is no displacement, that is nodes, and there are some points of the medium where displacement is maximum, those are antinodes। So there are some points, मैं शॉर्टकट करके लिख रहा हूँ, बाकी आपके पास नोट्स में है। There are some points of the medium, जब स्टेशनरी वेव बनता है उस केस में there are some points of the medium for which displacement is zero, such points are called as nodes, and there are some points where displacement is maximum, where displacement भी बोल सकते हो, where amplitude is maximum भी बोल सकते हो, doesn't matter, it's the same। So where displacement is maximum are known as antinodes, और फिर आपको पता है ही, और डायग्राम में बताया मैंने, वो nodes and antinodes are formed alternatively। So you have node, then antinode, then node, then antinode, and then as you just saw, the distance between two successive nodes or two successive antinodes is lambda by 2। दो सक्सेसिव, एक के बाद दूसरा, अगर दो सक्सेसिव नोड्स में डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 है तो एंटीनोड में भी लैम्डा बाई 2 है। सो द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, or antinodes is lambda by 2, correct? But then the distance between alternate node and antinode is lambda by 4, क्योंकि नोड और उसका अगले वाला एंटीनोड या फिर एंटीनोड और उसका अगले वाला नोड, इट इज सेपरेटेड बाय लैम्डा बाय 4। सो द डिस्टेंस बिटवीन, और सेपरेशन बिटवीन, the distance between alternate node and antinode or successive node and antinode is lambda by 4। हो गया। Then उसके बाद क्या, और क्या प्रॉपर्टीज बताओगे? amplitude is periodic in space, very good। So you can say that amplitude is periodic in space, क्योंकि हर बार you see, उससे पहले हम we should mention something else। For example, progressive wave में all the particles were vibrating with same period, same frequency। यहाँ पे भी वैसा है, same period, same frequency,
और वहाँ पे एम्पलीट्यूड भी सेम था, यहाँ पे एम्पलीट्यूड सेम नहीं है। सो इन स्टेशनरी वेव all the particles except, किसको छोड़ के, जो नोड्स पे है, क्योंकि वो तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं ना। सो ऑल द पार्टिकल एक्सेप्ट एट नोड्स मूव, मतलब परफॉर्म मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होता वैसे, तो परफॉर्म मोशन विथ सेम पीरियड बट डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। अब इसका मतलब भी कुछ अलग से होता है। दैट इज वाई सच टॉपिक्स थेरी है, बोरिंग लगता है, नींद बहुत आती है। नींद तब आएगी जब आपको इंटरेस्ट नहीं हो, इंटरेस्ट जनरेट कर लो। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि एवरी टाइम व्हेन यू रीड समथिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग न्यू। देखो क्या है, प्रोग्रेसिव वे में क्या होता था, प्रोग्रेसिव वे में हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड भी सेम था। हाँ, इतना था कि कोई पार्टिकल एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मीन पे था, कोई दूसरा एक्सट्रीम पे था, फिर वो एक्सट्रीम वाला नीचे आएगा, मीन वाला डिस्प्लेस होगा। लेकिन मीन वाला जब डिस्प्लेस होगा तो वो उसका एम्पलीट्यूड और बाकी सारे पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या था, सेम था। मतलब देयर इज अ लिमिट कि सारे के सारे पार्टिकल उस एक डिस्टेंस तक ही जाएंगे मैक्सिमम। यहाँ पे ऐसा है कि अगर मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूँ ना, यहाँ पे जो पार्टिकल था उसका एम्पलीट्यूड इतना ही है, इसके ऊपर जा नहीं सकता वो। और अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ जो पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड और भी ज़्यादा है, यहाँ पे जो पार्टिकल है उसका मैक्सिमम है, फिर यहाँ जो पार्टिकल लिया मैंने उसका वापस कम हो गया, फिर यहाँ जो पार्टिकल लिया उसका और भी कम हो गया, यहाँ पे आया पार्टिकल तो इसका एम्पलीट्यूड और भी कम है, और जो फाइनली एंड पॉइंट्स वाले हैं उनका तो मोशन ही नहीं है, मतलब उनका एम्पलीट्यूड जीरो ऐसा बोल सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है, पीरियड सेम है, यस। मतलब इसका मतलब ये भी होता है कि अगर मैं ए पार्टिकल की बात कर रहा हूँ और बी की बात कर रहा हूँ, तो ए और बी पार्टिकल्स, रिमेंबर ए और बी पार्टिकल्स का पीरियड सेम होना मतलब उन दोनों को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए सेम टाइम लगना। सिर्फ इतना है कि जो बी वाला है थोड़ा और ऊपर तक जाएगा, थोड़ा इमेजिनेशन बढ़ाओ, ये दोनों इन फेज भी है, उस पर भी आऊंगा अब मैं। तो क्या है कि जो बी वाला पार्टिकल थोड़ा ऊपर जा रहा है, ए वाला थोड़ा कम जाता है। जब साथ में नीचे आते हैं, साथ में आते हैं, लेकिन जब मेन पोजीशन को क्रॉस करते हैं तो साथ में करते हैं। तो ऑल द पार्टिकल्स इन वन लूप, विद इन अ लूप, they are crossing their main positions simultaneously, they are going down simultaneously, they are going up again simultaneously। मतलब यहाँ पे all the particles within one loop are in the same phase of oscillation। वहाँ पे नहीं था ना वैसा, आपने लिखा था वहाँ पे, क्या बोला था पता है आपने, बोला था phase of the particle changes from one particle to another, ऐसा लिखा है आपने प्रॉपर्टीज में, प्रोग्रेसिव वेव में। यू हैव सेड इन प्रोग्रेसिव वेव, आपने ऐसा लिखा था उसमें, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग वाइब्रेट विद सेम एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, बट फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल। यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ पे फेज डू नॉट चेंज फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, इट चेंजेस फ्रॉम लूप टू लूप। सो ऑल द पार्टिकल्स बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, क्योंकि एक लूप मतलब क्या, टू सक्सेसिव नोड्स, all the particles in one loop or between two successive nodes are in the same phase of oscillation. The direction of motion is same, the number of oscillations may also be same, and they cross the mean position simultaneously. So याद रखना एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, लेकिन they cross the mean position simultaneously. So all the particles within a loop are in the same state of oscillation, that is they cross the mean positions simultaneously. और एक पॉइंट है
जो मैंने नोट्स में लिखा नहीं, वो कंपैरिजन में लिखा है, मतलब जब प्रोग्रेसिव वेव को स्टेशनरी से कंपेयर करो तब लिखा है, इसमें नहीं लिखा, लिख देता हूँ। अगर एक लूप के अंदर के जो पार्टिकल्स है वो सेम फेज में है, तो जो एडजेसेंट लूप है, बाजू वाला नेबरिंग लूप, उसके जो पार्टिकल्स है वो आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री है। आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आउट ऑफ फेज बाय 180 डिग्री? 180 डिग्री पाई रेडियन, वो तो पता है मेरे को। आउट ऑफ फेज बाय 180 मतलब आउट ऑफ फेज बाय पाई, मतलब अगर एक लूप के पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं तो दूसरे लूप के नीचे आ रहे हैं, एंड देन इट विल बी द अदर वे राउंड, and then it will be the other way around. So all the particles within a loop are in the same phase of oscillation, but the particles in the adjacent loop are out of phase by 180 degree, that is pi radians. So next point is the particles in the adjacent loop, all the particles in the adjacent loop are out of phase by pi radians, और you can say 180 डिग्री। इसका मतलब जो आप प्रोग्रेसिव वे में बोलते थे फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल, यहाँ पे वो ट्रू नहीं है। यहाँ पे क्या ट्रू है? फेज चेंजेस फ्रॉम लूप टू लूप। और फेज, जैसे वहां तुम बोल रहे थे कि हर एक पार्टिकल का फेज अलग है, मतलब अगर पहला पार्टिकल का फेज 0 है, अगले पार्टिकल का मे बी पाई बाय 4 है, उसका अगले का मे बी पाई बाय 3 है, मे बी पाई बाय 2 है। यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे पहले तो एक लूप में सारे पार्टिकल का फेज सेम है, एडजेसेंट वालों का अलग है, लेकिन अलग भी पाई रेडियन से ही है। सो द फेज कैन वेरी ओनली, फेज डिफरेंस कैन ओनली बी पाई रेडियंस। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद यहाँ पे ये जो वेव है ना, ये स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव मूव नहीं होते तो वेलोसिटी 0 होता है। सो द वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी वेव इज 0। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दीज आर लोकलाइज्ड वेव। यू नो व्हाट इज लोकलाइज्ड? यू नो, you know what is localized? Are you localite? Are you localite? Yes, मतलब क्या? मतलब if you were born in Mumbai, you stay in Mumbai, you are local. If you are born in Nashik, you stay in Nashik, you are local. बराबर, करेक्ट है ना? तो अगर वेव जिस रीजन में प्रोड्यूस हुआ है उसी रीजन में रहे, कहीं और नहीं जाए, उसको बोलते हो लोकलाइज्ड। और जब वेलोसिटी 0 है तो वो जा ही नहीं रहा है वैसे भी। सो दीज वेव्स आर लोकलाइज्ड। These waves are localized. That is they remain in the region where they are produced. They remain in the region where they are produced. They are produced. That also means velocity of the wave is 0. So therefore the velocity of the wave is 0. बहुत सारी चीजें हैं। Wave is 0. Okay. And when velocity of the wave is 0, they are not capable of transferring energy from one point to another. Progressive waves, they are transferring energy from one point to another. So these waves cannot transfer energy. So therefore they are not capable. They are not capable of transferring energy. From one point to another through a medium. क्योंकि अब तक तुमको मैंने बताया था कि वेव्स का एक ही रोल, मतलब वेव्स का प्राइमरी रोल होता है टू टेक एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। हर एक वेव का नहीं होता है। स्टेशनरी वेव्स दे आर नॉट कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो इतने सफिशिएंट है। एक हाथ कोई और पॉइंट रह गया होगा तो रह भी गया होगा, बट दिस मेनी आर सफिशिएंट। लेट मी जस्ट वेरी क्विकली गो। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बताना चाहिए, क्योंकि फिर बाद में क्वेश्चन में कभी आ गया। दिस इज नॉट रियली वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट टू नो। जब तुम लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करते हो, अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव में अगेन, जैसे यहाँ पे यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसवर्स वेव गया, ट्रांसवर्स वेव आया, राइट?
तो एक क्रेस्ट का एक ट्रफ के साथ इंटरफेरेंस हुआ, बराबर। नाउ व्हेन यू थिंक सिमिलर फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड वेव, तो जहां पे नोड्स होंगे, नोड्स, नोड्स मतलब क्या, नो डिस्प्लेसमेंट, एंटी नोड मतलब क्या, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा अच्छे से इमेजिन करो, नोड्स मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, मतलब उस पर्टिकुलर प्लेस पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, और एंटी नोड्स मतलब पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो जहां पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है, वहां पे पार्टिकल पास पास में है, यस और नो, यस। और जहां पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहां पार्टिकल दूर दूर है। जहां पार्टिकल पास पास में है वहां पे प्रेशर ज्यादा होता है, क्योंकि प्रेशर डिपेंड ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स। और जहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहां पे प्रेशर कम है, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स, नोड्स, वहां पे प्रेशर ज्यादा है, ज्यादा मतलब मैक्सिमम है। तो उसी नोड्स को तुम प्रेशर एंटी नोड्स बोलते हो। तो नोड्स आर कॉल्ड एज प्रेशर एंटी नोड्स, क्योंकि नोड्स में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो प्रेशर मैक्सिमम था, तो प्रेशर का एंटी नोड हो गया, प्रेशर इज मैक्सिमम। और जहां पे एंटी नोड्स है वहां पे प्रेशर कम है, तो उसको प्रेशर नोड्स बोलते हो। सो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, in case of longitudinal waves, in case of longitudinal waves at nodes, pressure is maximum, pressure is maximum, and hence they are also known as, मतलब nodes are also known as, they are also known as pressure antinodes, pressure antinodes, and at antinodes, and at antinodes pressure is minimum, pressure is minimum, and hence they are known as, hence they are known as as what, pressure nodes. Tick, good. So these are sufficient number of points that you will need to know the properties of stationary wave. अब हमको कंपेयर करना है प्रोग्रेसिव वेव को स्टेशनरी वेव से। So the next topic is basically, you can say, differentiation between progressive wave and stationary wave. Progressive wave, stationary waves. Point number one, you can use notes also, कोई problem नहीं है. What is point number one? Progressive waves ओके, वेलोसिटी, समथिंग टू डू विद वेलोसिटी, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव वे में वेव्स ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर विद अ डेफिनाइट वेलोसिटी, लेकिन स्टेशनरी वेव में वेलोसिटी क्या होता है, जीरो, बिकॉज वो ट्रैवल करते ही नहीं है। सो दीज टाइप ऑफ वेव्स, प्रोग्रेसिव वेव्स, दे ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, from one point to another with definite velocity, with definite velocity। यहाँ तो ट्रैवल करते ही नहीं है, these waves, they do not travel, they are localized, they do not travel since they are localized, that is velocity is zero, velocity is zero। फिर आप बोल सकते हो they can carry energy from one point to another, they cannot carry energy from one point to another, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट बन जाएगा, कोई बात नहीं। they can transfer energy from one point to another, from one point to another, and in this case they cannot,
they are not capable of, they cannot transfer energy from one point to another. From one point to another. What else? और क्या बता सकते हो इन दोनों का डिफरेंस? हाँ, एम्पलीट्यूड. अच्छा, तो इस केस में ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ सेम एम्पलीट्यूड, राइट? करेक्ट. वहां पे दे वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड. पीरियड और फ्रीक्वेंसी सेम ही होता है इसमें भी उसमें भी. सो ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट with same amplitude and here the particles vibrate with different amplitudes. All the particles vibrate with different amplitudes. Vibrate with different amplitudes. All नहीं बोल सकते वैसे. You can say the particles vibrate with different amplitudes. The particles vibrates with different amplitudes. Right? अब ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि देखो ऐसा है. Go back to the diagram again. तो अगर मैं एक जस्ट फॉर रेफरेंस एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, तो इस लाइन पे जितने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं उनका तो एम्पलीट्यूड सेम ही है. इसलिए आई कैन नॉट से ऑल द पार्टिकल्स. व्हेन यू से ऑल द पार्टिकल्स मतलब तुम बोल रहे हो किसी भी पार्टिकल का एम्पलीट्यूड सेम नहीं है. इट इज नॉट द केस. तो ठीक है. देन व्हाट एल्स यू कैन से? वो तो बोल दिया ना, एनर्जी का तो हो गया. आगे मुझे सुनाई नहीं देता है आप क्या बोलते हो. ठीक है. एनीवेज, तो आई जस्ट वांट टू कीप द सीक्वेंस ऑफ योर नोट्स. तो यू कैन से याद है मैंने बोला था कि स्टेशनरी वे में सारे पार्टिकल्स अपना मेन पोजीशन एक साथ क्रॉस करते हैं, उसमें नहीं करते. तो यहाँ पे पार्टिकल्स क्रॉस देयर मेन पोजीशन एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. क्रॉस देयर मेन पोजीशंस at different instants of time. At different instants of time. और यहाँ पे all the particles within a loop. All the particles within a loop. वैसे not really within a loop. All the particles ये भी बोल सकते हो. All the particles cross their mean position. All the particles cross their mean position. Cross their mean position simultaneously. तो irrespective of loop, किसी भी लूप के पार्टिकल्स हो, मेन पोजीशन तो वो साथ में ही क्रॉस कर रहा है. हो सकता है कि एक लूप में पार्टिकल्स आर कमिंग फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम टूवर्ड्स मीन, दूसरे में दे आर कमिंग फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स मीन, लेकिन मीन पे तो एक साथ ही आते हैं. तो दे क्रॉस देयर मीन पोजीशन साइमल्टेनियसली. फिर तुम फेज का भी तो बता सकते हो ना. यू कैन से ऑल द पार्टिकल्स विद इन अ फेज विद इन अ लूप आर इन सेम फेज ऑफ ऑसिलेशन. वहां पे यहाँ पे फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. तो यू कैन से फेज चेंजेस फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. यहाँ पे तुम बोल सकते हो all the particles within a loop are in the same phase of oscillation. Are in the same phase of oscillation. Of course, phase changes from loop to loop, है ना? But the particles in the adjacent loop are out of phase. By how much? By pi radians, मतलब 180 डिग्री. इसका मतलब फेज चेंजेस फ्रॉम लूप टू लूप. यहाँ पे फेज का चेंज लूप टू लूप हो रहा है, यहाँ पार्टिकल टू पार्टिकल हो रहा है.
So you can just write down there also that the phase is changing from loop to loop. और क्या बता सकते हैं, और तो कुछ ना कुछ तो होगा, और एक आध पॉइंट हो ही जाएगा. सो ऑलमोस्ट वी हैव ऑलमोस्ट रिटन डाउन एवरीथिंग. सिर्फ एक पॉइंट तो मुझे लगता है छूट गया है, दैट इज प्रोग्रेसिव वे में नो पार्टिकल इज एट रेस्ट परमानेंटली. दे कम टू रेस्ट टेम्पररीली व्हेन दे आर एट देयर एक्सट्रीम पोजीशंस. और उस स्टेशनरी वेव के केस में द पार्टिकल्स एट द नोड्स आर एट रेस्ट परमानेंटली. तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देंगे. तो नो पार्टिकल is at rest permanently, is at rest permanently. They come to rest momentarily, they come to rest momentarily when they are at extreme positions, when they are at extreme positions. और यहाँ the particles at nodes are at rest permanently, तो सफिशिएंट है. एक हाथ दो कुछ पॉइंट रह गए होंगे, रहा तो कुछ नहीं है, रह गया होगा तो यू शुड गो थ्रू इट. So sufficient of comparison between progressive waves and stationary waves. So the next topic is क्या है, हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. तो ये हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है. ऑफ कोर्स डू समवन ऑफ यू प्ले म्यूजिक, एनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, गिटार, व्हाटएवर इट इज. तो वहाँ पे आप अलग अलग फ्रिक्वेंसीज प्ले करते हो बेसिकली. तो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज क्या होते हैं, वही दैट इज नथिंग बट हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. तो ये हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स. तो व्हेन अ स्ट्रिंग रस्सी, तो वो गिटार, सितार, ये स्ट्रिंग वाले म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दे हैव स्ट्रिंग्स. और फ्लूट, दीज आर एयर कॉलम वाले इंस्ट्रूमेंट्स. तो देखो अब थोड़ा थोड़ा फिजिक्स के साथ साथ थोड़ा सा म्यूजिक का भी नॉलेज आ जाता है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी दो टाइप के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. एक है जिसमें तुम स्ट्रिंग को वाइब्रेट करोगे, अल्टीमेटली स्ट्रिंग एयर कॉलम को ही वाइब्रेट करेगा, क्योंकि गिटार के अंदर जो बॉक्स होता है दैट इज कॉल्ड ए साउंड बॉक्स, एयर बॉक्स. तो जब तुम स्ट्रिंग को प्लग करते हो, वो जो जिस फ्रिक्वेंसी से जो स्ट्रिंग वाइब्रेट होगा उतनी ही फ्रिक्वेंसी से एयर भी वाइब्रेट होता है, एंड देन इट प्रोड्यूसेस साउंड. करेक्ट, राइट. दूसरे होते हैं लाइक फ्लूट, जिसमें स्ट्रिंग्स नहीं है, यू डायरेक्टली यूज योर थ्रोट टू प्रोड्यूस वाइब्रेशंस. तो दो टाइप के हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं, वन विथ स्ट्रिंग, अदर विथ एयर कॉलम्स. अब एयर कॉलम में दो टाइप है, बाद में देखेंगे. तो जब तुम एक स्ट्रिंग को या एयर कॉलम को वाइब्रेशन में सेट करोगे तो एक फ्रीक्वेंसी नहीं होता है. सो द स्ट्रिंग वाइब्रेट्स और द एयर कॉलम वाइब्रेट्स विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल मतलब जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हुआ वो, along with higher frequencies, right? तो याद रखना, when a string or an air column is set into vibration, उधर सेट के यहाँ पे गेट हो गया नोट्स में, is get into vibration, ऐसा सेट है वो, गेट नहीं है, is set into vibration, into vibrations. The vibrations consist of fundamental frequency. Fundamental मतलब जो सबसे smallest frequency है वो, consist of fundamental frequency along with certain higher frequencies. Along with higher frequencies, you can say higher frequencies here. Example देता हूँ. For example, I set, let us say I vibrate the string of a guitar. तो अभी frequency ऐसे आ गई 20, 40, 60, 80,
100, 120 ऐसा कुछ आ गया, तो जो स्मॉलेस्ट है 20, इट विल बी कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और जो बाकी वाले हैं वो सर्टन हायर फ्रीक्वेंसीज है। अब हार्मोनिक्स किसके लिए यूज करते हो? हार्मोनिक के जो वर्ड है ना, हार्मोनिक भी फ्रीक्वेंसी है, ओवरटोन भी फ्रीक्वेंसी है। तो डिफरेंस क्या है? हार्मोनिक इज द वर्ड दैट वी यूज फॉर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड ऑल इट्स इंटीग्रल मल्टीपल्स। जैसे स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास 5 है, तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सारे के सारे मल्टीपल ऑफ 5। अगर मेरे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 10 है, 10, 20, 30, 40, 50, 60, अगर n है तो n, 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, इस सारे के सारे मल्टीपल्स ऑफ n। तो हार्मोनिक इज द वर्ड यूज्ड फॉर, हार्मोनिक is the word used to indicate fundamental frequency and all its multiples। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसीज है, लेट्स से आई हैव, लेट अस से आई हैव इन, तो इसको बोलोगे फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलोगे? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलोगे इसको? फर्स्ट हार्मोनिक। क्या बोलोगे इसको? फर्स्ट हार्मोनिक। और ये सबसे छोटा भी है तो इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक इज फंडामेंटल, the smallest frequency is fundamental, right? और हार्मोनिक ये वर्ड से तब यूज होता है when all the multiples of fundamental are there। तो 2n हो गया सेकेंड हार्मोनिक। तो हार्मोनिक इज अ वर्ड यूज टू इंडिकेट फंडामेंटल एंड ऑल इट्स मल्टीपल। तो 3n हो गया थर्ड हार्मोनिक, 4n हो गया फोर्थ हार्मोनिक, राइट? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज 5 hertz, तो 5 hertz is fundamental, मतलब first harmonic, 10 will be second harmonic, 15 will be third harmonic, and 20 will be fourth harmonic। अभी जो overtones होते हैं ना, overtone is the word used to indicate the higher frequencies। अभी मैं fundamental word नहीं यूज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ higher frequencies। It is used to indicate higher frequencies which are actually present। तो overtones होता है, so overtone is the word used to indicate higher fundamental, नहीं, fundamental छोड़ के पहला वाला, higher frequencies which are actually present, मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने बोला कि हमारे पास n फ्रीक्वेंसी था, फिर ये 2n, 3n, 4n, 5n, 6n, 7n, राइट? ये हार्मोनिक्स है क्योंकि फंडामेंटल विथ ऑल द मल्टीपल्स इज हार्मोनिक्स। अब ऐसा करो, मान लेते हैं कि हमारे पास जो साउंड है उसमें n के बाद डायरेक्टली 3n है, 3 के बाद 5n है, 5 के बाद 7n है। तो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल है और ये फर्स्ट हार्मोनिक भी है, राइट? लेकिन उसके बाद जो पहला प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है? 3n, वो हो गया फर्स्ट ओवरटोन। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन। उसके बाद कौन प्रेजेंट है? 5n, तो ये बन गया सेकेंड ओवरटोन। दिस इज सेकेंड ओवरटोन। दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, यस, नो डाउट, दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक, बट दैट इज सेकेंड ओवरटोन। So this is second overtone. Then you have third overtone, seventh harmonic। तो ओवरटोन तुम उसके लिए यूज करते हो, पहली बात तो हायर के लिए यूज करते हो, फंडामेंटल के लिए ओवरटोन वर्ड नहीं यूज होता है। हायर फ्रीक्वेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट। तो अगर आप इससे कंपेयर करोगे, यहाँ पे फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल था, उसके बाद फर्स्ट ओवरटोन, व्हाट इज द सेकंड फ्रीक्वेंसी अवेलेबल? 2n। तो दिस इज फर्स्ट ओवरटोन बट दिस इज सेकंड हार्मोनिक। दिस इज second overtone, third harmonic। This is third overtone, fourth harmonic।
और यहाँ पे देखोगे तो n इज फर्स्ट हार्मोनिक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, उसके बाद कौन प्रेजेंट है 3n, दैट इज थर्ड हार्मोनिक बट इट इज फर्स्ट ओवरटोन, एंड देन सेकेंड ओवरटोन बट फिफ्थ हार्मोनिक, एंड देन थर्ड ओवरटोन बट सेवेंथ हार्मोनिक। ऐसा भी हो सकता है n के बाद सीधा 5n आ जाए, होता है n 5n 9n 13n, n फंडामेंटल है फर्स्ट हार्मोनिक है, 5n क्या है फर्स्ट ओवरटोन है फिफ्थ हार्मोनिक है, एंड देन 9n इज सेकेंड ओवरटोन बट नाइन्थ हार्मोनिक। तो डिफरेंस समझा आपको हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स का, पक्का? तो ये हमको अप्लाई करके हमको समझना है विच आर द मोड्स ऑफ वाइब्रेशन प्रेजेंट इन एयर कॉलम एंड स्ट्रेच स्ट्रिंग। तो जब तुम स्ट्रिंग को प्लग करते हो तो कौन से फ्रीक्वेंसीज प्रोड्यूस हो सकती है, इसलिए जो साउंड गिटार से निकलता है वो साउंड एयर कॉलम से नहीं आ सकता, मतलब फ्लूट से नहीं आ सकता, बिकॉज द फ्रीक्वेंसीज जनरेटेड बाय द टू आर डिफरेंट। सो विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे।